नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th और 10th क्लास पर। आज हम लोग जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का जो हिंदी बुक वर्णिका है उसका पहला अध्याय जिसका नाम दही वाली मगम्मा है, तो इस पाठ को आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस पाठ में हम लोग सबसे पहले इसके जो लेखक हैं श्रीनिवास जी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और फिर इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। ये पाठ बड़ा है तो इसलिए इसको हम लोग 2 क्लास में अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ करके ख़त्म करेंगे और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस पाठ का हम लोग करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको किसी भी क्लासेज का PDF नोट्स मिलता है। अब हम लोग जो है अपने आज के टॉपिक के ऊपर, आज के चैप्टर के ऊपर बात करेंगे, जो वर्णिका भाग 2 का पहला अध्याय है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, जिसका नाम दही वाली मगम्मा है, जो कि एक कन्नड़ भाषा की कहानी है। ठीक ना, कन्नड़ भाषा की कहानी है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो उसको भी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और लेखक परिचय को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि श्रीनिवास जी ने कन्नड़ भाषा में इस कहानी को लिखा तो, लेकिन इसका अनुवाद किसने किया ये जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग लेखक परिचय को पढ़ेंगे, तो उसमें हमें पता चलेगा कि इस कहानी का या दही वाली मगम्मा पाठ का अनुवाद किसने किया है। तो सबसे पहले लेखक के बारे में बताया जा रहा है कि इनका नाम क्या था, श्रीनिवास था। लेकिन अगर इनके हम पूरा नाम की बात करेंगे कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अय्यगार। क्या था इनका पूरा नाम? मास्ती वेंकटेश अय्यगार इनका पूरा नाम था, लेकिन इन्हें जो है श्रीनिवास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 को कोलार कर्नाटक में जो है इनका जन्म हुआ था। और निधन की बात करेंगे तो किताब में निधन दिया नहीं है, बस ये बताया गया कि इनका निधन हो गया है। लेकिन कब हुआ था, तो 6 जून 1986 को। देखिए इत्तेफाक से इनका जो है 95वां जन्म दिवस जो है मनाया जा रहा था, 95वां जन्म दिवस था, और उसी दिन जो है इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। तो 6 जून 1986 को इनके 95वें जन्म दिवस के दिन जो है इनका निधन हो जाता है। और जन्म 6 जून 1891 को कोलार कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। और बात करेंगे इनके पुरस्कार की, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सन्ना केथेगुल के लिए 1967 में दिया गया था, और ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। तो इनको जो है 2 पुरस्कार या 2 सम्मान इन्हें दिया गया था। इसके बाद इनकी जो कहानी की बात करेंगे, या ये जो कहानी हमारा है दही वाली मगम्मा, ये जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से जो है संकलित है, और ये कन्नड़ कहानी है। क्या है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। और इसका अनुवाद जो है किसने किया, तो VR नारायण ने किया था। आपसे पूछ भी देगा एग्जाम में मेरे भाई, क्या पूछ देगा पहले तो याद रखना है, मैं बता दूं आप लोगों को कि हमारा जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय क्या है, दही वाली मगम्मा है। क्या है? दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा है। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया, तो श्रीनिवास जी के द्वारा जो है लिखा गया है। और VR नारायण ने इसका क्या किया है, अनुवाद किया है हिंदी भाषा में। और ये किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की जो है यह कहानी है। ठीक, अब इसके अगर हम पात्र की बात करेंगे भाई, तो देखिए कहानी शुरू करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें जो है मगम्मा नाम की जो है एक बूढ़ी महिला रहती है, जो क्या करती है, दही बेचती है। ठीक ना, दूसरे गांव में जाकर के क्या करती है, दही बेचती है। और इसे पान सुपारी ये सब खाने का शौक था। और साथ ही इसका एक बेटा होता है। ठीक, इसका एक बेटा रहता है, और इसी की जो है ना, जो बेटा है, बेटा का विवाह हो गया था, तो बेटा की जो है पत्नी रहती है, जिसका नाम था नजम्मा था। क्या था? नजम्मा जो है क्या थी, इसके बेटे की पत्नी थी। और इन दोनों का जो एक संतान रहता है, यानी बेटा रहता है, जो
हमारी मगम्मा की क्या होता है, पोता रहता है। मगम्मा का क्या रहता है, पोता रहता है। तो क्या होता है कि जो मगम्मा और नजम्मा है, इन दोनों में क्या होता है ना, लड़ाई होता रहता है। यानी सास बहू में क्या होता है कि लड़ाई होते रहता था, ठीक ना। नजम्मा जो अपने बेटे को मारती है तो उस पर जो है मगम्मा यानी दादी होती है तो ये बोल देती है कि क्यों मार रही हो इसको, ठीक। ये दोनों बाद में जाकर के अलग हो जाते हैं, अलग रहने लगते हैं। और मगम्मा जो है ना, अक्सर जो हमारे लेखक है उनकी माँ से जो है मिलती है, क्योंकि जब भी ये दही बेचने जाती थी तो दही बेचने जिस गांव में जाती थी तो जैसे एंट्री करती थी तो लेखक की माँ का घर पड़ता था। और जब गांव में जिन लेखक का जहाँ गांव था, ठीक ना, जहाँ उनकी माँ रहती है, इस पाठ में बताया गया है, तो जब उस गांव में ये दही बेच देती थी और रिटर्न जब ये अपने घर जाती थी तो उस समय भी जो है लेखक की माँ के पास ये जाती थी, मिलती थी, बैठती थी, उनके घर जा करके बातचीत करती थी, अपने सुख दुख को बताती थी। तो यही सब चीजें जो है ना हम लोग को पाठ में देखना है। और अंत में जो है नजम्मा जो है, जो बहू रहती है मगम्मा की, वो क्या करती है, अपना झगड़ा समाप्त कर देती है। क्यों समाप्त करती है ये हम लोग जब पाठ पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको सब चीज बता दूंगा तो इंटरेस्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से हम लोग अब पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग को ये लेखक के बारे में समझ में आ गया होगा। वी.आर. नारायण अनुवाद किए हैं इस कहानी का, इस पाठ का, और ये कन्नड़ भाषा की एक कहानी है। चलिए, तो अब हम लोग पाठ का जो है शुरू करते हैं। दही वाली मगम्मा को बताया जा रहा है क्या बताया जा रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मगम्मा वर्षों से हमें बारी से ही दही दिया करती है। अब बारी मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, दही खरीदते हैं। जैसे मोहल्ले में कोई दही बेचने आती है महिला, तो दही लेते हैं, उसके बदले हम क्या करते हैं, उसको उसी समय पैसा दे देते हैं। लेकिन बारी मीन्स क्या होता है कि दही तो ले लिए, लेकिन महीने भर के बाद, ठीक ना, महीने भर के बाद प्रत्येक दिन दही लिए, अब महीने भर के बाद पैसा दिए, तो जिसको क्या कहा गया है, बारी कहा गया है। कहा जा रहा है कि बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर के दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं, बारी कहते हैं। यानी रोज दही लेना, पैसा नहीं देना। महीने के अंत में, जैसे दूध हम लोग लेते हैं, उठौना बोलते हैं हम लोग दूध को, कि दूध लिए प्रत्येक दिन, महीना बीत गया और एक महीना में जितना दूध हम लिए हैं, जितना लीटर के हिसाब से पैसा हुआ, उसको जोड़ करके दूध वाले को दे देते हैं, तो उठौना दूध हम लोग बोलते हैं। तो वैसे ही इसको दही बेचती है तो वो बारी के तौर पर जो है दही बेचती है। यानी बेंगलुरु में एक शहर से दूसरे शहर में जा करके रोज दही बेचना और महीने के बाद जो है पैसे लेने को बारी कहा गया है। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। लेखक कह रहे हैं आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वो हमारे घर आकर के दही लोगी बाजी बहुत बढ़िया है कहती। कौन, दही वाली मगम्मा लेखक के घर के पास आकर के वो बोलती लेखक की माँ से। तो हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारी उसकी बारी की रीति है। मतलब कि जैसे बारी का मतलब क्या था कि महीने पर जो है पैसा चुकाना। लेकिन लेखक के घर वाले, लेखक की माँ क्या करती थी कि जो जब इनको दही की जरूरत होती थी तो दही तो इससे लेते थे, लेकिन या तो उसी दिन पैसा दे देते थे या दूसरे दिन जब दही देने आती थी तो उस दिन ये लोग पैसा दे देते थे। महीने के अंत में ये नहीं देते थे, क्योंकि लेखक को रोज तो जरूरत था नहीं लेखक के घर में दही। कभी कभार जब दही का जरूरत होता तब वो उससे दही लेते थे। तो वही बताया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि वो अवल्लूर के पास किसी गांव की थी। याद रखना है कि मगम्मा जो है कहाँ की रहने वाली थी, तो अवल्लूर गांव की जो है ये रहने वाली थी। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। देखिए, मैंने यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। अवल्लूर जो है एक गांव है, उसी के पास में वेंकटपुर जो है गांव है, वहां की जो है मगम्मा रहने वाली है। ये चीज मुझे बताना था, ठीक ना। अवल्लूर जो है, अवल्लूर के पास की गांव जिसका नाम वेंकटपुर है, वहां की मगम्मा रहने वाली थी। तो वहां से आकर के ये दही बेचती थी लेखक के गांव में आकर के। और कहा जा रहा है कि आते समय हमारे मोहल्ले से होकर के जो है इसे आना पड़ता था और जाते बार भी जो है हमारी तरफ से ही इसे जाना पड़ता था। मैंने आप लोग को शुरू में भी बताया
कि लेखक का घर पहले पड़ता था, जब भी ये इनके मोहल्ले में आती, अब मोहल्ले से जाती तब भी जो है इन्हीं का घर पड़ता था, यानी रास्ता वही था। तो ये क्या करती थी, ठीक ना, वो सबसे पहले मगम्मा को लेखक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करते जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती और आकर के आंगन में थोड़ी देर बैठती और सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांग करके खाकर गांव जाती और ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती। मतलब लेखक की माँ जो है वो बता रही है, लेखक लिख रहे हैं लेकिन अपनी माँ को संबोधित करके यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब उनकी जो माँ है इस मगम्मा को क्या करती, जब वो दही बेचने आती या दही बेच करके घर जाती तो उनके यहाँ रुक जाती, आकर के जो है अपना सुख दुख बताती, उनका सुख दुख पूछती, पान सुपारी खाने का इसको शौक था तो वो खाती, अगर उसके पास होता तो, नहीं होता तो इन लोगों से मांगती, और ऐसे जो है मतलब कि ये फिर अपने गांव जाती थी। आगे जो है सुख दुख में जो है क्या पूछ देती लेखक की माँ से, तो मुझसे जो है भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया की ऐसी है कह करके अपने अनुभव की बातें सुनाती और बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई थी, यानी लेखक की माँ में और मगम्मा में दोनों में क्या थी, मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। और वो जो है हमेशा कभी बिल्ली ने दूध पी लिया तो चूहे ने जो है ना कुम्हाड़े में छेद कर दिया, तो ये सब जो है बातें वो बताती, दुनियादारी की बातें लेखक की माँ से जिक्र करती। आगे क्या होता है कहानी में, तो कहा जा रहा है कि कई एक महीने पहले की बात है। अब देखिए यहाँ पर लेखक जो है एक महीने पहले की बात को वो बता रहे हैं कि मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर के दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। ठीक, मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल करके उसकी हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। मतलब लेखक जो है खुद गए दही लेने और उनकी माँ जो है कुछ काम कर रही थी, तो वो बोलती है दही देने के बाद कि जरा माँ जी को भेज दो, मुझे जल्दी है, मुझे जाना है। तो इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता है, पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा, मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भंवरे लेकर आया पति जी, जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या? वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली, वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी चुप रही कि घर वाला तो है, सच कहती हूँ अमृत बेचती रही, पति खा गई। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो दही वाली मगम्मा है वो परेशान है अपने बेटे को लेकर के, क्योंकि बेटा जो है वो माँ और उसकी अपनी पत्नी के लड़ाई में हमेशा जो फंस जाता था, अपनी पत्नी का बात तो मानता था। तो वही जो है जो मगम्मा है ना, लेखक की माँ से आकर के पूरा जो है बातें बोल रही है कि आपका बेटा तो सही है, अभी अच्छा माँ कर रहा है, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा, विवाह शादी हो जाएगा, तो जो है अपनी बीवी का जो है बात मानने लगेगा। मेरा भाग्य फूट गया है कि मेरा पति भी वैसा मिला और मेरा बेटा भी जो है वैसा निकला। तो वही चीज यहाँ पर जो है लेखक की माँ से आकर के वो बोल रही है। फिर कहती है कि पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन करके घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहन करके घुमा कीजिए, फूल इत्र जो है आदि लगा करके उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धामों
के लिए ठीक है, और जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन करके रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कर रही है, ठीक ना, कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मतलब कि लेखक की माँ से जो है, जो मगम्मा है ना, वो बताती है कि मतलब जब आपके पति आए, घर वाले आए, तो आप उनके सामने जो है ना कैसा भी कपड़ा पहन करके मतलब मत रहिए, बढ़िया से बन ठन करके इत्र उत्र लगा करके साड़ी अच्छा पहन करके रहिए। तो वो बताती है, तो लेखक की माँ जो सुन करके हंस पड़ती है, लेकिन मन में ये भी सोचती है कि अपना जो अनुभव से ऊपर की बात बता रही है और इसके पीछे उसका दुख भी छिपा हुआ है, इसलिए वो मुझसे बोल रही है। तो फिर लेखक की माँ क्या बोलती हैं, तो कहते हैं कि हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो, और उसके बाद कहते हैं कि अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना करके दीजिए। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़ करके दुखी रहने पर भी हंस करके बातें कीजिए। देखिए, ये मगम्मा बता रही है लेखक की माँ को कि पति को कैसे बस में करना है, कैसे उनको जो है अपने मतलब कि अपने ओर जो है रखना है। ये कौन कह रहा है? तो मगम्मा जो लेखक की माँ से बता रही है कि अच्छे कपड़े लत्ते पहन करके रहें उनके सामने जो है, या फिर जो टोना टोटका करे, उनको अपने वश में करे। तो ये सभी तरीके के तरीकों को वो बताती है लेखक की माँ से, और फिर कहती है कि घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, और पर बार बार मत मंगाइए। पैसा पैसा जोड़ करके जरूरत पड़ने पर जो है 1-2 रुपए उन्हें थमा देना चाहिए, और ये है सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह जो है रहता है। ये सारी बातें कौन कह रहा है? मगम्मा कह रही है लेखक की माँ से, क्योंकि उसके साथ ये चीज बीता हुआ है। अपने बेटे को जो है ऐसा करते हुए वो देखी है, बेटे को अपनी पत्नी के बस में देखी है, इसीलिए जो है ना वो बता रही है। फिर कहती है कि अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात में के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। यानी लेखक की माँ जो है इधर उधर फिर उससे बात बतिया करके उसको भेज देती हैं। और फिर आगे क्या होता है, तो कई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। अब क्या हुआ कि 15 दिन बीत चुका, कोई 15 दिन बाद जो है मगम्मा जो है लेखक के घर आई, और उस समय वो क्या थी, बहुत दुखी थी। 15 दिन पहले जो बातें बताई उसके साथ घटनाएं घटी थी, तो वहीं आकर के लेखक की माँ से बता रही थी। फिर लेखक की माँ पूछती है, क्यों मगम्मा ऐसी क्यों हो? तो वह बोली, क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है। यह कर कर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे, और मैंने पूछा क्या हुआ। मतलब अब लेखक की माँ को तो कुछ पता है नहीं, तो पूछेंगे ही कि क्या हुआ है। तो बताती है कि बेटे ने कुछ कह दिया। वो कौन पूछ रहा है? लेखक की माँ। बेटे ने कुछ कह दिया है क्या? तो मगम्मा ने कहा कि हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी, तो मैंने कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? मैंने शुरू में ही आप लोग को बताया कि जो मगम्मा की बहू होती है नजम्मा, वो क्या करती है, अपने बेटे को खूब मारती है, खूब पीटती है। तो ये बोल देती है कि क्यों रे राक्षसी, क्यों अपने बच्चे को इतना मार पीट रही है, क्यों बच्चे को मार रही हो? तो मेरे ऊपर जो वो चढ़ बैठी, यानी फिर अपनी सास से वो क्या करनी, लड़ने लगी। क्या बोल करके? तो कही कि खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया, मैं तेरे घर वाले की माँ हूं, तू मुझसे इतनी जवाब लड़ा रही है, आने तो दो उसे। वह महाराज घर आया। यानी अपने बेटे से शिकायत करने के लिए जो है ये बोले कि तुम मुझसे लड़ रही हो, बहस कर रही हो, तो आने दो मेरे बेटे को, मैं उससे जो है तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो फिर आगे क्या होता है कि उससे मैं बोली, किससे? अपने बेटे से। तो देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली, मुझे क्या सिखाएंगे? लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, मुझे क्या अकल सिखाने चली है?
जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट करके जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोली, माँ, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है। मतलब यहाँ पर मगम्मा जो है अपनी सारी घटना जो है लेखक की माँ से बताती है और बोलती है कि मतलब कि जब वह नजम्मा जो अपने बेटे को मार रही थी तो मैं उससे केवल ये बोल दी कि क्यों बेटे को मार रही हो। तो ये आपस में लड़ने लगती हैं। तो फिर जब मगम्मा का बेटा आता है तो उससे जब मगम्मा बोलती है कि मतलब कि बेमतलब की जो है ना, ये अनजान बच्चे को मतलब कि मार रही है, पीट रही है, और मैं उससे बोल रही हूँ तुम मुझसे लड़ रही है। तो फिर उसी पर नजम्मा बोलती है कि ये मेरा बेटा है, गलती करेगा तो मैं इसको मारूंगी पीटूंगी नहीं। जैसे ये आपके बेटे हैं वैसे ये मेरा बेटा है, तो मैं भी अपने बेटे को मारूंगी पीटूंगी। तो इसी बात पर जो है ये लोग आपस में लड़ बैठते हैं और वहीं आकर के मगम्मा जो है इस लेखक की माँ से बोलती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है ध्यान दीजिएगा। फिर आगे होता है कि तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो। ये कौन बोला, लेखक की माँ बोलती है कि तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ रही हो, तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है, वो बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है। ये कौन बोला, मगम्मा बोली अपने बेटे से कि मतलब कि तुम्हारी पत्नी अपने बेटे को मार रही है, तुम भी उसको कुछ नहीं बोल रहे हो, मुझे गाली दे रही है, मुझे बोल रही है, उसके लिए भी तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तो तुम पर तुम्हारी पत्नी ने जादू कर दिया है क्या। ये गुस्से में आकर के माँ जो है अपने बेटे से बोलती है और ये सारी बातें लेखक की माँ को वो बोल रही हैं। तो फिर क्या होता है, वो कहती है कि बहुत अच्छे, कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तू यह कहो कि घरवाली रहेंगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे। मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा। तो मतलब कि यहाँ पर आपस में लड़ाई हो जाता है। फिर जो है जो बेटे और बहू होते हैं वो क्या करते हैं, माँ को सोचते हैं कि मतलब कि अगर लड़ाई से अच्छा है कि या तो कोई इस घर में रहे या हम ही रहे या माँ ही रहे। तो आपस में लड़ाई हो जाता है। तो आगे जा करके हम लोग जब कहानी में देखेंगे तो माँ जो है घर छोड़ करके यानी मगम्मा घर छोड़ करके चली जाती है, दूसरी जगह रहने लगती है। तो कहा जा रहा है कि तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसे हैं, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। ये मगम्मा का बेटा बोल रहा है कि माँ तुम्हारे पास तो हर चीज है, पैसा है, गाय बैल है, तो तुम्हारे पास पैसा रुपया हर चीज है, तो तुमको मैं पाल थोड़े सकता हूँ, तुम तो हम सबको पाल रहे हो, तो तुम क्या करो एक अलग जगह पर जा करके रहो, अलग रहो हमसे। तो वही कहा जो है मतलब कि कहा जा रहा है कि लेखक की माँ जो वो पूछती हैं कि तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं। इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी। अच्छा, लेखक की माँ नहीं है, ये मगम्मा है। मगम्मा जो है वो अपने बेटे से बोलती है कि तुम्हारा कहना मतलब यही है ना कि मैं अलग रहूं। तो इस पर जो उसका बेटा जो कह देता है, तुम्हारी मर्जी। अब देखो डायरेक्ट नहीं बोलता है कि आप हमारे साथ मत रहिए, वो बोल देता है कि तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसे रहना है रहो। तो ये सारी बातें जो है मगम्मा और उसका बेटा आपस में कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकेगा कि नहीं, तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूं, तू अपनी घरवाली के साथ से रहो। और फिर वहीं फिर दही लेकर के चली आई माँ जी। यानी ये सारा घटना जो है लेखक की माँ को जो मगम्मा है वो सुनाती है और बताती है कि अब मैं अपने बेटे बहू से और पोते से जो अलग रह रही हूँ। आगे क्या होता है कि मैंने दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अब लेखक की माँ क्या कर सकती है, वो सांत्वना ही देगी, आश्वासन ही देगी। तो लेखक की माँ जो है दही लेकर के उनको पैसे दे देती हैं और घर जाने को कहती है और बोलती है कि घर जाओ, अच्छे से रहो, खुशी से रहो। फिर क्या होता है कि अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसी दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह जो हल्का नहीं था। मैंने पूछा, यानी लेखक की मां ने पूछा, झगड़ा निपट गया कि नहीं। इस पर उसने जवाब दिया, वो निपटने देगी क्या, यानी उसकी बहू जो है मगम्मा की बहू निपटने देगी तब तो झगड़ा निपटेगा, झगड़ा सुलझेगा। कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन
भांडे अलग रख दिए थे, एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रख करके खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। मतलब मैं दही बेच करके गई तो मेरे लिए जो है ना थोड़ा बहुत जो है चावल हो गया और उसके बाद नमक मिर्च जो रख दी, बाकी अपने पति अपने खा करके सब आराम से बैठे थे। तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है तो झगड़ा निपटेगा तब तो मेरी जो बहू है वही जो है मतलब कि झगड़ा निपटने नहीं दे रही है। ये मगम्मा जो है लेखक की माँ से बोलती है। फिर आगे क्या होता है तो कहती है कि आप बताइए माँ जी झगड़ा कैसे निपटेगा। लेखक की माँ से मगम्मा पूछती है तो मैंने थोड़ा हिंटू बना करके खाया, मैंने थोड़ा हीटू बना करके खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी, ठीक है जब उन्हें नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं। अलग ही रहने लगी माँ जी, रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही दे करके बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसके यह चाल है कि मैं उस बच्चे को बात ना कर पाऊँ। मैं मतलब कि अपने पोते से जो है ये मतलब कि क्या करती थी, जब भी दही बेचने आती थी अपने पोते को थोड़ा सा दही देती थी पहले और तब आकर के दही बेचती थी। लेकिन आज लेखक की माँ से बता रही है मगम्मा कि आज मैं जब दही बेचने आ रही थी तो जिस समय पर मैं अपने पोते को दही देती हूँ तो वो उसी समय कहीं लेकर के उसको चली गई थी और वो जानबूझ करके गई थी ताकि मैं उसको दही ना दे सकूँ, उससे बात ना कर सकूँ, उससे मिल ना सकूँ। तो मेरे पोते से भी जो है ना मुझसे बातें करना, उसके साथ रहना जो उसको पसंद नहीं आ रहा है। मतलब वो अलग कराना चाह रही है और इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है। मुझे आश्चर्य हुआ पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। यानी लेखक की जो माँ है वो केवल इसकी बातों को सुन रही थी। अब लेखक की माँ जो है क्या कह सके, अब माँ बेटे हैं, बहू है, ये सभी एक ही है। अब सभी लोग एक है, आपस में ये मतलब झगड़ा किए हैं तो तीसरा जो है क्या सलाह देगा। तो लेखक की माँ जो है कुछ बता नहीं पाती है, वो आश्चर्य रहती है। अब वो उनको जो है कुछ इधर उधर की बातें कह करके और मगम्मा को जो है विदा कर देती है। फिर आगे क्या होता है कि बाद में दो एक दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं। मतलब कि फिर जब इनसे मुलाकात होती है मगम्मा और लेखक की माँ की तो एक दो दिन जो है ये बातें वो पूछती ही नहीं है कि तुम्हारा घर के सब लोग कैसे हैं, ठीक है कि नहीं है, वो पूछती ही नहीं है। और ऐसा लगा कि वो अलग ही रहने लगी है और लेखक की माँ को ऐसा लगा कि हाँ सही में वो अलग रह रही है। फिर क्या होता है कि एक दिन उसी ने पूछा माँ जी आप जो मखमल पहनती है ना वह कैसे गज मिलती है। यानी जो मगम्मा है वही लेखक की माँ से पूछ बैठती है कि आप जो मखमल की जो साड़ी पहन रही हैं, जो मखमल पहन रही है वो कैसे गज मिलता है, कितने का मिलता है। तो मैंने पूछा क्यों मगम्मा। अब जाहिर सी बात है, अब लेखक की माँ से वो प्रश्न की साड़ी के बारे में कितने का मिल रहा है ये पूछी तो मगम्मा से वो पूछ देती है कि क्यों मगम्मा क्या हुआ। तो वो बोलती है कि इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं, मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा एक ब्लाउज के साथ 8 रुपए लगते हैं मगम्मा। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने के लिए दिया। दूसरे दिन पहन कर आई, मुझसे कहने लगी देखिए माँ जी मेरा सिंगार। यानी दूसरे दिन सज धज करके आई मगम्मा लेखक की माँ के पास और बताई कि देखिए माँ जी मेरा कपड़ा सही है ना, क्योंकि वो उसी दिन जा करके जिस दिन लेखक की माँ से पूछी कि कितने का आप ये जो है मखमल की कपड़ा खरीदी है तो 7-8 रुपए का, तो ब्लाउज बनवाती है, साड़ी उड़ी पहन करके आती है उसके पास दूसरे दिन। तो घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा सिंगार। मतलब कि मगम्मा जो है अब सिंगार कर रही है, वो कह रही है लेखक की माँ से कि अब मेरे पास जो किसी का फिक्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे के लिए पैसा जोड़ रही थी वो भी अपने पत्नी के साथ अच्छा है, मेरा पति भी जो है चला गया है तो मैं अकेली हूँ तो मैं खुद पर जो श्रृंगार उंगार करूँ। तो अपना साड़ी पहनावा जो है लेखक की माँ को दिखाती है। फिर जो है लेखक की माँ को लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा सा मतिभ्रम हो गया है, वह ज़्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है, ये लेखक की माँ सोचती हैं। फिर वो कुछ न कहा, मैंने कुछ न कहा पर सोचा इस जॉकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा
मोल लेना पड़ेगा। उसके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था, वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत के कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। अब देखिए यहाँ पर समझना है, लेखक की मां ने जो है कुछ ना कहा, पर वो सोच रही थी कि जॉकेट के कारण जो है, मतलब इसका पहनावे के कारण जो दूसरे से जो है ये झगड़ा मोल ना ले। और उसी गांव में जो है ना एक लड़का जो रहता था, जो बेंगलुरु से जो है पढ़ा लिखा था, फिरंगियों की तरह था, पढ़े लिखे हम जैसों की तरह मतलब कि था, और नफरत भी जो है कहा जा रहा है कि नफासत भी उसमें ज्यादा थी। कॉलर टाई हो गया वो पहनता था, शौकीन था इन सब चीजों का। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जॉकेट ही पहन ली। तब मगम्मा ने कहा, क्यों रे लड़के, यो बढ़ करके बातें कर रहा है, तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जॉकेट नहीं पहन सकती। दोनों में तू मैं हो गई और पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। मतलब लेखक की मां ने सही बताया कि जो ये लड़का है, वो लड़का जो है फिरंगी की तरह जो है पढ़ा लिखा था, फिरंगियों की तरह दिखता था, ठीक ना। तो नफासत भी इसमें था, कॉलर टाई जो है पहनता था। तो मगम्मा को देख करके, मगम्मा को इस तरह का कपड़ा पहन करके वो बोल देता है कि क्यों अम्मा आप इस तरह के कपड़ा पहनिए, जॉकेट पहनी है। तो फिर मगम्मा भी बोल देती है कि तुम ये टाई लटकाए हो तो नहीं, तो मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो इसमें दोनों में क्या होता है, तू मैं होता है, और आपस में कई सारे जो लोग देखते हैं वो हंसने लगते हैं। तो अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझसे सुनाई, दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था, बहू को एक जैकेट सिलाकर नहीं दी और सास अलग हो गई और अब जो है मखमल की जॉकेट पहनने लगी है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्ण फूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था, लेकिन फिर भी नाम जो है बहू नहीं कर रही। और आज अलग हो गई है मगम्मा अपनी बहू से, तो ताना मार रही है उसकी बहू। जॉकेट पहन ली है, कपड़ा नया खरीद के पहन ली है, तो उस पर जो ताना मार रही है कि जब मेरे साथ थी तो मुझे कुछ नहीं दे रही है, मुझे कुछ नहीं दी, और अलग हो गई है तो खूब अच्छा खासा कपड़ा पहन करके घूम रही है। तो मगम्मा जो है लेखक की मां से ये बताती भी है कि देखिए कैसे मुझको बोल रही है, मैं शादी के समय में उसको इतना सारा गहना, कपड़ा, सब चीज दी हूँ, फिर भी वो नाम मेरा नहीं ले रही है। तब आगे क्या होता है कि बाद में भी साल के साल कोई ना कोई गहना जो है बनवा देती थी, बाद में भी ये गहना गुड़िया उसको देती थी बनवा के। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर के 1-2 बार तो चुप रही, बाद में वह अपने को रोक ना पाई, यानी बाद में जो है फिर दोनों में क्या हो गया, लड़ाई हो गया, बाद में रोक ना पाई। और एक दिन रात को जाकर के बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जॉकेट पर जो है ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ भी नहीं दिया उसको? कड़े, कर्णफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं है? ये मगम्मा की माँ, मगम्मा की माँ कह रहे हैं। मगम्मा जो अपने बेटे से बोलने लगी जाकर के कि तुम्हारी पत्नी को समझा दो, ये मेरे पहनावे पर, मेरे जैकेट पर देख करके बोल रही है कि मैं उसको कुछ नहीं दी हूँ, जबकि मैंने उसे इतना सब कुछ दिया, लेकिन वो भूल गई है। बहू ने पति को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अब बेटा क्या करे, बेटा जो है बहू माँ के झगड़ों में फंसा हुआ है, तो वो अपने पत्नी की ही बात मान रहा है। तो इसी तरह जब वो सुना बातों को, अपनी माँ की बातों को, तब तक उसकी पत्नी जो है उसको बोलने नहीं दी। वही जो है बोली, यानी उसकी पत्नी बोली मगम्मा से कि अब तो घरवाला भी नहीं है, ऊपर से बुढ़िया हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ठीक, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों री, तू बनवास किए जा रही है, तू बकवास किए जा रही है। यानी अब बेटा जो है मगम्मा का, वो अपनी पत्नी को बोलता है, क्यों रे तू बकवास की जा रही है। फिर माँ से बोला, माँ मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बात नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ, कहकर उसने सारा दोष मुझे पर जो है मर दिया। अब यह जन्म किस लिए। यानी मगम्मा जो है अपने बेटे से गई बहू का शिकायत करने, और उल्टा बेटा ही जो है इसी पर सारा इल्जाम लगा करके इसी पर जो उल्टा सब चीज बोल दिया। तो ये सुन करके वो बोली कि अब ये जन्म किस लिए, मेरा ये जन्म जो है सही नहीं है, मैं धरती पर रहना बोझ मान रही हूँ। तो फिर यह सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ, यानी लेखक की माँ को दुख हुआ, और वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था, और इसी बात पर क्या हो गया था, आपस में
झगड़ा हो गया था और भला यह सब क्या हो रहा है। बात मुझे बाद में समझ में आई, जहां भी देखो झगड़े का कारण ऐसा ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी बातों पर भी जो है क्या करते हैं, छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है और इस पर लोग लड़ने लगते हैं। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उनसे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। फिर कहा जा रहा है कि कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए, उन पर कई लोगों की आंखें लगी हैं। मैंने पूछा ऐसा क्या हो गया है। वह बोली, माँ जी कल ही की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभी कभार जुआ उआ खेलता है। यानी रंगप्पा क्या था, एक जुआरी था, ठीक, जो मगम्मा के गांव का रहने वाला था और वो जुआ खेलता था। तो एक दिन जब ये दही देने आई तो लेखक की माँ से बोलती है कि मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे हैं, उसको आप जो है किसी बैंक में रखवा दीजिए। तो लेखक की माँ पूछ देती है क्यों, तो वो बताती है कि मेरे गांव में जो है ना एक रंगप्पा नाम का जुआरी है, वो मतलब जुआ हुआ खेलता है और बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर के आ रही थी तो कहीं से तब टपक पड़ा और पूछने लगा, क्यों मगम्मा अच्छी तो हो। मैंने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं। तो वह बोला, हाँ भाई तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है, आजकल के लड़कों की जवाब क्या क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है। तो मतलब रंगप्पा जो है वो बोलने लगता है, मगम्मा से बातचीत करता है और फिर उसके बाद और कर भी क्या सकते हैं। ये रंगप्पा बोला किससे, मगम्मा से, दही वाली मगम्मा से। तो वो वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, क्या है, रास्ते में क्या था, अमराई का कुआं था, याद रखना है। और वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा, मैं सोचने लगी पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफी पैसे थे, कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वही बोला, जरा चूना दोगी, मैंने दे दिया, वह लेकर के चला गया। आज भी आते समय वहीं आकर मिला। माँ जी इधर उधर की बातें करता करता बीच में बोला, मगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी, इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। तो देखिए रगम्मा जो है, जो जुआरी था, वो मगम्मा के पैसे को देख लिया था, जान लिया था, तो वो उसके पीछे पीछे 2 दिन से लगा हुआ था और फिर उससे पैसा मांग ही लेता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम दे दो, और फिर जब मैं रागी बेच दूंगा तो मैं तुम्हारे पैसों को चुका दूंगा। तो वही मगम्मा जो है आकर के लेखक की माँ से बोलती है, तो माँ जी आप प्लीज़ मेरे पास जो पैसे इसको रख लीजिए, इसको बैंक में जमा करा दीजिए। फिर क्या होता है, लेखक की माँ बोलती है कि मैं बोली, अरे भैया मेरे पास नहीं, लेखक की माँ नहीं, मगम्मा जो है बोली। कौन बोली, मगम्मा बोली, किससे, रंगप्पा से, कि अरे भैया मेरे पास पैसे कहाँ। तब वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है। फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता, मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई ना कोई चीज वस्त्र जो है बनवाती रहती थी, अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। यानी लेखक की माँ से आकर के ये सारी बातें वो बताती है कि रंगप्पा जो है मेरे से पैसा मांगा, मैं उससे बोली कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास पैसे हैं, ज़मीन में गाड़ करके रख रही हो, अब तुम्हारे जो बहू बेटे साथ में थे तो तुम बहू के लिए सामान खरीदती थी, अब तो वो साथ है नहीं। तो वहीं जो है उस माजी से बोलती है कि देखिए अब मैं अकेली रह रही हूँ तो लोगों की आंखें जो है ना हमारे तरफ लगी हुई है, मेरे तरफ लगी हुई है। फिर जो है मैंने मगम्मा से कहा, मैं अपने घर वालों से पूछ करके बताऊंगी। यानी लेखक की माँ ने कहा कि मैं अपने घर वाले से पूछ करके बताऊंगी कि अगर रुपया पैसा आप दीजिएगा तो जमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी, आज भी रंगप्पा आया था अमराई के पास, यानी अमराई के कुएं के पास आज भी आया था। मतलब प्रत्येक दिन जो है रंगप्पा मगम्मा का क्या कर रहा है,
पीछा कर रहा है। तो लेखक की माँ के पास 100 रुपया पैसा लेके आई, अब बोली कि इसे गिन लीजिए और रख लीजिए अपने पास। लेकिन लेखक की माँ अपने पति से तो पूछी नहीं थी कि मुझे मतलब कि मगम्मा जो है पैसा दे रही है बैंक में जमा करने के लिए, क्या करूँ, ले लूँ कि नहीं। ले तो वो अपने पति से पूछी नहीं थी, तो वहीं बोलती है कि मैं अभी अपने पति से पूछी नहीं हूँ, जब पूछ लूँगी तब तुम देना। लेकिन मगम्मा बोलती है कि नहीं नहीं, आप पैसा रख लीजिए, गिन लीजिए, क्योंकि रेगुलर जो है, रोज जो है रंगम्मा मेरे पीछे लगा पड़ा है। कहने लगा जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है, मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़ कर के बिठा लेता। इस डर से बैठ गए वह दुनिया जहाज की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़ करके बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, जवानी में भी घर वाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। ठीक ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि बाद में भी किसी और ने इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज इसने आकर पकड़ा। मतलब रंगप्पा जो है जुआरी के साथ साथ जो है ना जो मगम्मा को परेशान करना, ये भी ये मतलब चाह रहा था। ठीक। तो रंगप्पा क्या करता है, उसको कुएं के पास बैठा करके बातचीत करता है और उसका हाथ पकड़ता है। तो मगम्मा जो सोचती है कि वो हाथ इस तरीके से पकड़ा था जैसे उसका घर वाला कभी नहीं पकड़ा था, ठीक ना, या किसी और ने भी नहीं पकड़ा था, लेकिन रंगप्पा जो उसके हाथ को पकड़ा। तो वो लेखक की माँ से आकर के बातों को बताती है। तो हम लोग आज जो है इतने पाठ को, मतलब पाठ में इतने ही कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। बाकी इस कहानी का जो हम लोग दूसरा पार्ट जब देखेंगे तो इसके आगे का जो हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे। बाकी ये आप लोगों को कहानी कैसा लग रहा है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज के क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।